नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10 के साथ तमाम बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की सूची। कल पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख। गुजरात के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रेड अलर्ट वाले जिलों के जिलाधिकारियों से बात कर दिए निर्देश। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के जलगांव में बारिश से 3 मकान ढहे। गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के तेज बहाव में पलटी। 10 लोगों को बचाया गया, वहीं 7 लोग लापता। एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में डूबे जहाज से 11 लोगों को बचाया। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था यात्री जहाज। खराब समुद्री परिस्थिति में चलाया गया बचाव अभियान। सिंगापुर में दूसरे राउंड का भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर की कंपनियों के सीईओ से भारत में निवेश बढ़ाने पर की चर्चा। कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा वृंदावन। रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। देश भर के मंदिरों में हो रही है विशेष आरती। और आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सुमित नागल एकल में और रोहन बोपन्ना युगल में अपने जोड़ीदार के साथ पेश करेंगे चुनौती। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। 2014 के बाद हो रहे चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने इस बार जीत के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तैयारी भी पूरी है। कल रात बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में बुलाई। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्यों की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई। बैठक में जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ नेता जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव भी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। दरअसल कल 27 तारीख को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। तो आज भाजपा की सूची आ सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। पीएम के नेतृत्व में देर रात तक बैठक चली और इसमें नामों पर जो है मंथन हुआ है। संवाददाता राजेश राज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अपडेट? देखिए पहला भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो बैठक देर रात चली है रविवार को। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और जम्मू कश्मीर के तमाम जो नेता हैं, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव की बात करें या फिर रविंद्र रैना की बात करें, ये तमाम जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नेता थे, इन नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। और बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद थे और देर रात तक यह बैठक चली है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो है वो सूची निश्चित तौर पर प्रकाशित की जाएगी, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए
कल नामांकन की आखिरी तारीख है। फिर उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया होती है वो जब खत्म होगी तो फिर जो नामांकन पत्र हैं उनकी छटनी की जाएगी और 30 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए जो सूची है उस सूची को जरूर जारी किया जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहले ही चरण नहीं बल्कि पहले 2 चरण जो है उसके लिए प्रत्याशियों के नाम पर रजामंदी की मुहर लगभग लगा दी गई है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के रविंद्र रैना समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, इन बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। पुंछ और राजौरी के इलाके हैं जहां पर की भारतीय जनता पार्टी इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के जो प्रत्याशी हैं उनको भी मौका दे सकती है। ऐसी खबरें छन छन कर भारतीय जनता पार्टी के बीच से निकलकर सामने आ रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी बीजेपी मौका देगी। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने बिल्कुल सामंजस्य के साथ सबका विकास, उस दृष्टि को देखते हुए जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों का चयन होगा। आज सूची जब जारी होगी वो देखने वाली बात होगी। ऐसे में अगर हम बात करें बाकी और दलों की तो तमाम दल जो है अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कई पार्टियों ने सूची भी जारी कर दी है। ऐसे में क्या कुछ विपक्षी दलों की रणनीति है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। गुलाम नबी आजाद जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी जो पार्टी है उस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक नई गठजोड़ उभर कर सामने आई है जम्मू कश्मीर में, वो क्या कुछ स्टैंड लेते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो नई गठजोड़ है उस पर बहुत आक्रामक है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात कर रही है, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मधुर करने की बात कर रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। और इसके अलावा देश भर में पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और भारतीय कांग्रेस पर जो है आक्रामक है। और उनकी जो आक्रामकता है वो इस बात को लेकर है कि धारा 370 और 35A जिसको बीजेपी की सरकार ने खत्म किया गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा इसके पुनर्वापसी की बात कर रही है। तो बीजेपी के लोग इस बात को लेकर बहुत आक्रामक है कि क्या कांग्रेस को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उनका एजेंडा है उस पर क्या वो अमल करेंगे, क्या उनके साथ अपने को एसोसिएट करते हैं। तो ये तमाम जो सियासी घटनाक्रम है सहला, अब चूंकि चुनाव पहले चरण के लिए चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, नामांकन की कल जो आखिरी दिन है वो खत्म हो जाएंगे और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। और आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो चुका है। राजेश, देखिए किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर उनके घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगाया है। तो सरगर्मियां जो है बढ़ती जा रही हैं और दिन प्रतिदिन जो है आपको बदलते हुए नजारे दिखेंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो चुका है और जब चुनावी रैलियां शुरू होंगी, मैं रैलियों का जिक्र कर रहा था पहला, कि जब चुनावी रैलियां शुरू होंगी तो उस रैलियों के दौरान आम जनता से जब ये तमाम बड़े नेता मुखातिब होंगे तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और परवान चढ़ेगा, वो और पिक पर आएगा और तमाम तरह के जो बड़े और छोटे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरेंगे। तो ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कश्मीर में, जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां होंगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग जो हैं जनता के बीच जाकर जनादेश मांगेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी अब तक हुआ है या अमन चैन शांति बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें बीजेपी की जो भूमिका रही है उस भूमिका के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर जनादेश मांगेगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि जब पहली सूची आ जाएगी बीजेपी की, उसके बाद कहीं अपनी स्ट्रेटजी बनाकर वो जो है चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार के लिए कूदेगी और जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने को मजबूती के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना होगा कि कश्मीर की जनता
जो कभी पत्थरबाजों से परेशान थी, कभी हिंसा और आतंकवाद से परेशान थी, उस जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये पता चल पाएगा चुनाव के दौरान, जब मतपेटियां खुलेंगी और जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सहला, बिल्कुल, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी हो गई है। जी हां, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। भाजपा की 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। भाजपा की 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 34 नाम है इस पहली सूची में। देखने वाली बात होगी कौन कौन से नाम है। भाजपा के 34 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी कर दी गई है। शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भाजपा की 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। कल देर रात तक समिति में मंथन हुआ और अब ये सूची जारी हो गई है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज जारी हो जाएगी और अब ये सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की थी और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पहले चरण के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए अगर आप देखें तो 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरे अगर आप देखें तो 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है और तीसरे चरण के लिए हम देख रहे हैं कि 19 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान है। तो कुल मिलाकर 44 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा संशोधन करना चाहेंगे। इसमें जानते हैं कि पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख अब खत्म हो रही है कल, तो ऐसे में अनंतनाग हो या फिर अगर आप देखें जो पहले चरण में जो विधानसभा आती है, शोपियां हो, अनंतनाग पश्चिम हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, इनके लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि पार्टी ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। पार्टी के कुछ नए उम्मीदवार हैं जो इस तरह से देखें कि युवा चेहरे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया और पार्टी के संगठन से भी कुछ चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। सुनील शर्मा लड़ेंगे पाडेर विधानसभा सीट से। इसके साथ ही साथ आप देखें डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार को उम्मीदवार बनाया गया है। रामगढ़ से राकेश ठाकुर उम्मीदवार बनाया गया है। बनिहाल से सलीम भट्ट उम्मीदवार बनाया गया है। अनंतनाग से अधिवक्ता है सैयद वजाहत, वो उम्मीदवार बनाया गया है। सोफी यूसुफ भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इस तरह से तमाम नाम है, कुछ चर्चित चेहरे भी हैं तो कुछ नए चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके ये बहुत महत्वपूर्ण, माता वैष्णो देवी जो सीट है वहां से रोहित दुबे उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऐलान है बीजेपी की तरफ से, जब पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बिल्कुल, भाजपा की 44 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और बेहद महत्वपूर्ण ये भाजपा ने ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों के नामों की और 44 उम्मीदवारों के नामों की ये सूची जारी की गई है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र, तमाम समीकरणों को साधने की इसमें कोशिश की गई है और साथ ही साथ कोशिश ये कि जिस तरह से विकास का एजेंडा जो कि बीजेपी की सोच है, उस एजेंडे के साथ जीत के आया जाए। देखा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जब विकास की एक नई तस्वीर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है और खासतौर पर हम जानते हैं कि बीजेपी एक नई रणनीति के साथ जम्मू कश्मीर में ये चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल जब बैठक हुई थी उसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बात को लेकर मंथन हुआ था कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जाए जो जिनकी छवि अच्छी है, जो युवा चेहरे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहली सूची में ऐसे बहुत सारे उम्मीदवारों का नाम है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके लिए बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुत दिनों से उसकी तैयारी भी कर रही थी। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी का ऐलान राम माधव
जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, संघ के बड़े नेता रहे हैं, उनकी वापसी बीजेपी में हुई और उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया। जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो आज हम देख रहे हैं कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और जम्मू कश्मीर के नेता। उसमें ये अंतिम फैसला हुआ था। जम्मू कश्मीर के जो नाम आए थे विधानसभा उम्मीदवारों के, वहां की जो चुनाव समिति थी जम्मू कश्मीर की, वहां से जो नाम आए थे उनको अंतिम रूप दिया गया था, मोहर लगाई गई थी। तो हम देख रहे हैं कि आज उन नामों का ऐलान किया गया। बिल्कुल, और बीते कुछ सालों में देखा है शैलेंद्र हमने कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। वहां पर विकास की बयार बही है, स्टोन पेल्टिंग भी बहुत कम हो गई है। आप देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो है वहां पर एक अलग नजारा देखने को मिलता है, लोगों में सुकून और शांति का माहौल देखने को मिलता है। बिल्कुल, आप देखें तो अब अनुच्छेद तो 370 हटाए जाने के बाद एक नया जम्मू कश्मीर वहां पर दिखाई देता है। केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से लागू हुई हैं। केंद्र के तमाम कानून जो जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं थे, अब वहां पर लागू हुए हैं। और हम जानते हैं कि आतंकवाद की घटनाएं तकरीबन बहुत उसमें कमी आई है। साथ ही साथ विकास योजनाओं की जो आप देखें तो उसकी बहुत रफ्तार वहां पर देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर में हम देखें ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी मजबूत हुई है। जब हमने देखा कि वहां पर ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हुई, और जब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला किया गया तब से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि बीजेपी जल्द ही वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। जब कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि संभावना यह थी कि पहले ही चरण के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो सूची आई है उसमें पहले चरण के साथ साथ अगले चरण के भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और शैलेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज भी बने हुए हैं। राजेश, हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो सूची जारी हुई है, 44 नामों का ऐलान हुआ है और इस सूची में तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश भी की गई है। अब देखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा था पहला, जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, ठीक उसी समय ये सूची जो है वो प्रकाशित कर दी गई और हम आपसे रूबरू हो रहे थे। और हमने आपको बताया था कि पुंछ और राजौरी के इलाके में ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो जो सामाजिक ताना बाना है हिंदुस्तान का, उसको कहीं ना कहीं बुनने की कोशिश करेगी बीजेपी। और पुंछ और राजौरी के इलाके में समेत कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी बड़ी तादाद में टिकट दी जाएगी। मैं जो देख पा रहा हूं कि थाना मंडी से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, वहां से मोहम्मद इकबाल मलिक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तुरंत कोटी से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी और पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी, मेंढर से मुर्तुजा खान और उधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा गया है। चिनानी से बलवंत सिंह मनकोटिया है। सुनील भारद्वाज रामनगर अनुसूचित जाति जो एसटी के लिए आरक्षित है, वहां से सुनील भारद्वाज को चुनाव मैदान में उतारा गया है। जसरोटा से राजीव जसरोटिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं पहला कि तमाम जो सामाजिक ताना बाना है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। इस लिस्ट में नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा, अरविंद गुप्ता को जम्मू पश्चिम से, जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा को, अखनूर से मोहनलाल भगत, छम्ब से राजीव शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और एक जो महिला प्रत्याशी हैं शगुन परिहार, ये किश्तवाड़ से चुनाव मैदान में होंगे और उनका नाम जो है वो प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में लिया है। इंदरवल से तारिक टीम को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। शानगुज अनंतनाग पूर्व से वीर सर्राफ चुनाव मैदान में होंगे। गोफवारा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ चुनाव मैदान में होंगे। अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। और अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी चुनाव मैदान में होंगे। राजपुरा से अरशद भट्ट और शोपिया से जावेद अहमद कादरी, ये वो नाम है जो नाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको अंतिम रूप दिया है। इसमें कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों, सामाजिक रूप से मजबूत लोगों, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग थे, उन लोगों को तरजीह दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिनका सामाजिक सरोकार कहीं ना कहीं जनता के बीच ज्यादा दिखाई पड़ता रहा है।
वैसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उसमें अपना स्थान बना पाए हैं। और हमने ये कयास लगाया था कि पहले और दूसरे चरण के लिए, बल्कि तीनों चरणों के लिए 44 नामों को हरी झंडी दिखाई गई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। बहरहाल पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में आज और कल का दिन जो है उन प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आया है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों दिन उम्मीदवार जो है अपनी नामजदगी का पर्चा भरेंगे और 2 दिन फिर जो है 28 और 29 तारीख को नामांकन पत्रों की छटनी होगी और 30 तारीख को वैसे उम्मीदवार जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो अपने नामजदगी का पर्चा वापस भी ले सकते हैं। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये जो सूची जारी हुई है इसमें जो तमाम नाम हैं ये वो नाम हैं जो जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, जो जमीन पर काम करते रहे हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक समीकरण साधने की बात करते हैं जब हम, तो किस प्रकार से ये राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं जम्मू कश्मीर में उनका ध्यान रखा गया है। इस पहली सूची में हम देख रहे हैं कि जो 44 उम्मीदवार हैं उसमें तमाम ऐसे युवा चेहरे हैं जो जमीन पर काम करते रहे हैं। तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और साथ ही साथ कुछ अनुभवी चेहरे भी हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी से जुड़े आप लंबे समय से काम कर रहे संगठन के लोग भी हैं। तो ये एक दिखता है कि एक संतुलन इस पूरी सूची दिखता है जो पहले, दूसरे और तीसरे चरण की कुल 44 उम्मीदवारों की सूची आई है। और बीजेपी लगातार ये कहती भी रही है कि जितना संभव हो सकता है वो उम्मीदवारों के चयन में इस बात का ध्यान रखती है कि हालांकि हर पार्टी ये देखती है कि जिताई उम्मीदवारों का चयन किया जाए, लेकिन साथ ही साथ हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, जितना संभव हो सके उसमें हर वर्ग को भागीदारी दी जाए। ये इस बीजेपी की पहली सूची में दिखता भी है कि जम्मू कश्मीर के हर समाज से आने वाले लोगों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और इसकी पूरी कोशिश की है। तो ये जो बीजेपी का एक विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी एक झलक भी बीजेपी के 44 उम्मीदवारों की सूची में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और हम राजेश राज भी जुड़े हुए हैं, राजेश से बात करते हैं। राजेश, अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो तमाम जिस तरह से हम भाजपा की बात करते हैं, भाजपा तमाम विकास के बातों को लेकर मैदान में उतर रही है, तो वहीं जो दूसरे दल हैं वो भी तमाम मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। अगर जनता की बात की जाए तो जनता के अपने क्या मुद्दे हैं और वो किस पर जो है विश्वास करती नजर आ रही है? ये जो लगता है कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम 2 दशकों का इतिहास अगर पूरे जम्मू कश्मीर का देखें तो जिस तरीके से वहां पर अशांति, आतंकवाद, हिंसा का माहौल देखने को मिलता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वहां की जनता, जो भोली वाली जनता है, जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती तो है, लेकिन वो प्रतिनिधि उनके उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो उनके लिए उन जो जम्मू कश्मीर की भोली वाली जनता है वो हर हाल में चाहेगी कि उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग जो चुनकर संसद और विधानसभाओं तक पहुंचते हैं वो जम्मू कश्मीर में विकास की पटरी पर दौड़ रही जम्मू कश्मीर को कंटिन्यू तो रखे हैं, शांति, अमन, चैन जो है वो जम्मू कश्मीर में कैसे बहाल रहे, इस दिशा में कहीं ना कहीं यहाँ की जनता निश्चित तौर पर विचार करेगी। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का ये जन्नत है जम्मू कश्मीर, जहां दुनिया भर के जो सैलानी हैं, दुनिया भर के मुल्क के जो लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर को एक बार उनकी हसरत होती है कि वो देखने के लिए पहुंचे और वहां पर जमहूरियत का जश्न जो है वो मनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ की जनता निश्चित तौर पर चाहेगी कि जो विकास, अमन, चैन जम्मू कश्मीर में लौटी है, जो विकास की पटरी पर जम्मू कश्मीर दौड़ रही है, वो कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े। इसके लिए वहां की जनता निश्चित तौर पर वैसी सरकार चुनना चाहेगी जो अमन, चैन वहां पर कायम रखे। और मैं जो देख पा रहा हूँ सूची पहला, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र है वहां से रोहित दुबे को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है और कालाकोट, सुंदरबनी का जो इलाका है वहां से ठाकुर रणधीर सिंह चुनाव मैदान में है, बुधल से चौधरी जुल्फिकार अली है, थाना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और हब्बाक दल एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से अशोक भट्ट को चुनाव मैदान में उतारा गया है। गुलाबगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है
वहां पर मोहम्मद अकरम चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। रियासी विधानसभा क्षेत्र है जहां से कुलदीप राज दुबे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जो हिंदुस्तान का ताना बाना है, जो सामाजिक हमारा ताना बाना है, उसमें सामंजस्य बिठाते हुए कहीं ना कहीं समाज के तमाम दलों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाए। और जैसे नौजवान जो जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा से खुद को जोड़कर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अमन चैन शांति लाना चाहते हैं, इसके लिए वो जमहूरियत के जश्न में शामिल हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो ये सूची है, इस सूची को बहुत ही खूबसूरती से सजाने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब देखना होगा कि जनता जी राजेश जाकर ये प्रत्याशी कितना असर छोड़ पाते हैं जनता पर, ये देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र विश्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से देखिए जब चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद तमाम घोषणाएं होती हैं फ्रीबीज की भी, लेकिन जनता को असल में क्या चाहिए? जनता को असल में चाहिए विकास, जनता को असल में चाहिए रोजगार, क्योंकि रोजगार होगा तो उसका ऑटोमेटिकली विकास होगा। और रोजगार की दिशा में कई सारे प्रयास बीते समय में हमें देखने को मिले, जिस प्रकार से वहाँ पर जो टूरिज्म है उसके भी विकास, उसको भी आगे बढ़ाते हुए कई सारे प्रयास देखने को मिले और उससे वहाँ पर लोगों का जो रियल उनका ग्रोथ है वो भी अब नजर आ रही है जमीन पर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित तौर पर विकास एक बड़ी प्राथमिकता होती है और जब भी चुनाव आता है तो उसका वादा तमाम राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो शांति वहां पर एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जब से वहां अनुच्छेद 370 हटाया गया है, विकास के रास्ते पर तेजी से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है और वहां पर एक शांति देखने को मिली है। आतंकवाद की घटनाओं तकरीबन उसमें बहुत कमी आई है और निश्चित तौर पर वो एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। बीजेपी उस बात को बहुत जोर शोर से कह सकती है कि देखिए 70 वर्षों से जो कुछ नहीं हुआ वो जम्मू कश्मीर में केंद्र की सरकार ने कर दिखाया और हमने देखा कि जनता का जो पार्टिसिपेशन है चुनाव में, जो भागीदारी है लोकसभा चुनाव में, वो बहुत शानदार। दाताओं का मतदान प्रतिशत का सवाल है, वो जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर जनता ने लोकसभा चुनाव में रिस्पांस किया और बीजेपी को उम्मीद होगी कि इन्हीं मुद्दों पर वो इन चुनावों को और आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पर जहां तक जम्मू कश्मीर की बात हम जानते हैं, तो शैलेंद्र की आवाज बीच में हम तक नहीं पहुंच रही है। जी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे कि किस प्रकार से बीते कुछ समय में विकास पर, शांति पर, सुरक्षा पर फोकस किया गया है और उसका जो असर है वो जमीन पर हमें नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, मैंने भी आपको पहले बताया कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ी है, वो कहीं ना कहीं इसको मेंटेन रखना देश के राजनेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आम आवाम है, वो आम आवाम हर हाल में ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन और शांति जो है वो बहाल रहे। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत आक्रामकता दिखाई और कहा कि धारा 370 और 35A के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ी है, अमन चैन और शांति कायम हुआ है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां जो अपने मैनिफेस्टो में इस बात की तस्दीक करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 और 35A को खत्म करेंगे, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि इसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए तो उन्हें केंद्र में चुनी हुई सरकार चाहिए जो उसे खत्म कर सके। तो ऐसे में जनता को बरगलाना और कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस की गोद में जाकर बैठ जाना, या भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं आक्रामक होने पर उतारू कर रहा है। और बीजेपी इसके लिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो नए रिश्ते
बनकर जी। उभरे हैं, इनको एक्सपोज किया जाए। जी राजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विनोद जी, जिस प्रकार से आज ये जो सूची जारी हुई है, जिस तरह से 44 नामों का ऐलान जो किया गया है, घोषणा की गई है, तमाम समीकरणों को साधती हुई ये सूची नजर आती है। डेफिनेटली सहला, ये देखो कि ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर के इस असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी प्रेजेंस जो है वो कश्मीर में दिखाया है। और बीजेपी का ये प्रेजेंस जो है वो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन और तमाम जो देश के सेकुलर पार्टियां हम उनको चौंकाते हों, लेकिन अगर वो लिस्ट में नाम देखें और उन चेहरे को याद करें तो वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने एक कश्मीर में एक मजबूत लड़ाई लड़ी है अलगाववाद के खिलाफ में और मिलिटेंसी के खिलाफ में। वो लोग हैं जिनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, और ये वो लोग हैं जो कभी भी डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करते हैं, कि कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी अलगाववाद की बात करते हैं और कभी अपने अपने एजेंडे पे आते हैं। तो ये जो बीजेपी का कैंडिडेट का सिलेक्शन है इस बार, ये आप कह सकते हैं जम्मू रीजन में भी जो पुराने पार्टी के जो कैडेट लोग थे, जो लगातार असेंबली इलेक्शन का एक चेहरा बने हुए थे, बीजेपी ने इस बार नए लोगों को इसमें एंट्री दी है। और वो नए लोगों का और खास करके यूथ का इसमें एंट्री होना, ये सहला एक बताता है कि बीजेपी एक नए दौर की पार्टी में और नए यूथ को जो उसमें एक मिला है, और वो सम्मान जो है वो कम से कम उनके कैडर को भी और कम से कम वहाँ के लोगों को भी एक ये सामने में आया है कि ये दो नए यूथ जो आए हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव नया आया है। तो डेफिनेटली उसके सामने, उसके पास में एक झील होता है कुछ करने का और कुछ बदलने का। तो जम्मू कश्मीर के कुल मिला के जो ये सारे अभी का जो एक फर्स्ट लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, सीईसी मीटिंग के कल के बाद का ये पहली लिस्ट है। हो सकता है आने वाले टाइम में 90 के लिस्ट में और कुछ नाम कश्मीर से भी आए और कुछ नाम जम्मू रीजन से भी आए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी ने जो चेहरा लोगों के सामने में दिया है वो अनडाउटेडली कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। समाज का अब ये तय करना है कि सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि यूथ कमर को लेके जिसने एक सामाजिक काम के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि अभी 3 टियर पंचायती राज का चुनाव हुआ था, उसमें जबरदस्त काम किया है उसने पब्लिक के बीच में। जितने भी आपके गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है, उसके 100% स्कीम्स जो है जमीन पे उतारा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग नए लोग हैं, ये लोग वो हैं जिन्होंने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में काम करके दिखाया है इन 4-5 सालों में। और जाहिर सी बात है कि आज एनसी, पीडीपी, कांग्रेस में जो आप स्ट्रगल देख रहे हैं आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लाने के लिए, तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है विकास का एजेंडा जो पब्लिक के सामने में रख सकते हैं। और ये सारे जो नए फेस हैं उनके पास में एक एजेंडा है डेवलपमेंट का, जो ये 5 साल में जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ के काम कराया है। तो डेफिनेटली अगर विकास जीतता है तो ये इन सारे लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि बीजेपी ने जबरदस्त कैंडिडेट के सिलेक्शन में कैंडिडेट को सामने में रखा है। बिल्कुल विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सोहेल काजमी जी भी जुड़ गए हैं। सोहेल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा के पास एक विजन है विकास का, विजन है कुछ बेहतर करने का, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनके अगर घोषणा पत्र को देखें तो उसमें वो विजन नजर नहीं आता है। वो सिर्फ फ्री बांटने की बात करते हैं, और कई जगह पर तो ऐसा भी है कि वो कहा यह जा रहा है कि आपका घोषणा पत्र हमारा घोषणा पत्र सेम है, तो फिर आपको अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें बिठा देना चाहिए। देखिए 10 सालों में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर आप जम्मू कश्मीर में देखती हैं, लोग तो कहते हैं बदलेगा कश्मीर, मैं तो कहता हूं एज एन सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अगर वो नहीं बदलता तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन में इतना जनसलाब नहीं देखती। वो उत्सव जो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में देखा, ये रोडों का जाल हर गाँव शहर से जुड़ गया, और एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है अक्रॉस द
LOC हमने दे दिया कि बातचीत और गन कट्टी नहीं चलेगी। लोगों को रिहेबिलिटेट किया भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के इस टेन्योर ने। और देखिए, पार्टियां सब एक जैसी होती हैं, सिर्फ काम करने का ढंग अलग अलग होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में कहा था कि जम्मू कश्मीर को टेररिज्म से मुक्त करवाएंगे, करवा के सांस लिया। आर्टिकल 370 एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था और वो एक स्पीड ब्रेकर था बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ एनी अदर स्टेट्स, वो हटा के सांस लिया। और यूनियन टेरिटरी से अब स्टेटहुड की तरफ हम कब जाएंगे, जो उनका है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, वो मिल जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर खुली फिजा में आज हर बच्चे से बुजुर्ग जो है वो सांस ले रहा है, स्कूल जा रहा है, अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को निभा रहा है। तो ये सारा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूत क़यादत को 10 साल की जाता है। और आज जो ये सूची निकाली है, कि मैं समझता हूँ जो स्पेकुलेशंस थी विद इन पार्टी वो भी खत्म हो गई और अब रणनीति सिर्फ इलेक्शन की है कि इलेक्शंस में किस पार्टी का कितना नंबर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है डेवलपमेंट का, प्रॉस्पेरिटी का, और आप देखिए पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अलगाववाद, पाकिस्तान, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी डिस्कस नहीं किया है। एक माइंडसेट बदलने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब हुई है कि हर पार्टी जो है बिजली की बात कर रही है, पानी की बात कर रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है लोगों का तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उसकी आदत का है जो 10 साल से। सोहेल साहब, ये जो तस्वीरें हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर ये जो देखने को अब मिल रही हैं, ऐसी तस्वीरें पहले शायद विरले ही देखने को मिलती होंगी, लेकिन अब ये तस्वीरें आम हैं। और अब इस तरह से भारत माता की जय और भारत का झंडा आप देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीर ये जम्मू कश्मीर से। मैं 35 36 साल से अपने प्रोफेशन में हूं और ये जो लोग आप देख रही हैं, ये दिल से भारत माता की जय बोल रहे हैं। इससे पहले हमने जो 85 की इलेक्शन देखी है, 83 की इलेक्शन देखी है, आप जबरदस्ती से दिल से कुछ, दिमाग से कुछ। आज जम्मू कश्मीर के हर गांव में, चाहे वो बॉर्डर से सटते हुए गांव क्यों नहीं है, वहां भी भारत माँ की जय और फ्लैग, इंडियन फ्लैग जो है वो हर घर में, हर स्कूल में, हर ऑफिस के ऊपर लहराता हुआ नजर आता है। और फख्र से जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भारतीय थे, आज भी हैं। सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन स्टेट थे जो नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर। वो 2-3% लोग थे जो गुमराह करते थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और उनको ठीक करने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सक्षम हुई है। और लोगों के योगदान से, लोगों का हाथ पकड़ के जम्मू कश्मीर को अच्छी डगर पे लेने में कामयाब हुई। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस प्रकार से भाजपा की जो सूची है वो विकास की, आगे की बयार को तय करती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की और PDP की, इनका जो घोषणा पत्र है ये लगभग सेम है। और ऐसे में इन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। ऐसे में जनता कितनी कंफ्यूज होगी कि ऐसे में किसे वोट दिया जाए। पहला आपके साथ में अभी सुहेल काजमी बात कर रहे थे। सुहेल काजमी पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर के मीडिया में एक्टिव हैं और काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने उनका सुना होगा कि एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसको वो बता दे रहे थे। डेफिनेटली मैं काजमी साहब के ही बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो दौड़ है वो कुछ लोगों को लगता है कि 90 के दशक में जाके शायद जम्मू कश्मीर के वो जो एक अलगाववाद का जो उनका था वो शायद उसको रिवाइव करा सकते हैं। कांग्रेस के साथ में व्यवस्था ये है कि देश के परसेप्शन में जहां वो आप बिहार, यूपी, बंगाल या दूसरे स्टेट में जाए तो राहुल गांधी सीधे सीधे आर्टिकल 370 बोलने से कतराते हैं कि वो ये नहीं कहते हैं कि हम आर्टिकल के 370 के साथ में हैं या उसके अगेंस्ट में हैं। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर वो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में वो उनका सीधे NC और PDP का नैरेटिव शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी आप देखिए पिछले 60 साल से जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टी, जिसको आप कह सकते हैं वंशवादी पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की पार्टी, यही डर दिखा के कश्मीर में अपना वहां शासन करते रहे हैं। ये परिवार लोगों को डर दिखाया कि इंडिया के साथ हमारा टोटल एक्सेशन हो जाएगा तो मुस्लिम आइडेंटिटी यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा, स्पेशल स्टेटस हमारा ये एकदम एक बाइंडिंग फोर्स बनेगा इंडिया के साथ। बड़ा ये एक तरह ऐसा नैरेटिव बना कि वो एक तरह से एक्सेशन को ही ये लोग झूठ करार दे रहे थे।
लेकिन सवाल यह है कि सच का सामना तो कभी ना कभी करना पड़ता है। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन सारे रीजनल पार्टियों को, वंशवादी पार्टियों को सच का सामना कराया है कि ये आर्टिकल 370 से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो 4 परिवार है, वो मुफ्ती परिवार हो, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, या अलगाववादी के गिलानी और बागी वगैरह वगैरह जो कुछ लोग हैं उनके परिवार को फायदा हुआ, जिसके बड़े बड़े मकान, आलीशान भवन जम्मू कश्मीर के अलग अलग रीजन में बने, दिल्ली में बने। आप दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में चले जाइए, बड़े बड़े कॉलोनी में चले जाइए, पॉश इलाके में आपको इन सारे लोगों का घर मिलेगा, एक बड़ा घर मिलेगा, किले नामा घर मिलेगा। तो डेफिनेटली ये पैसा आया कहां से? तो ये जो फंड के लूट का एक सिस्टम बना हुआ था आर्टिकल 370 के नाम पे, ये लोगों ने पहली बार महसूस किया जब वहां पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के 50,000 से ज्यादा पंचायती राज में चुनाव जीत के आए। लोगों ने सरकारी फंड को उन्होंने काम करवाया, जमीन पे उसको उतारा, तब उन्होंने डेमोक्रेसी को जाना। तो ये आर्टिकल 370 का हटना एक आर्टिकल को, एक कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो अस्थायी प्रोविजन था उसका हटना नहीं था, वो पहली बार भारत की मुख्य धारा में कॉन्स्टिट्यूशन को वहां एस्टैब्लिश करना था। तो जो लोग संविधान को खतरे में बताते हुए लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको शायद वो ये बताना जरूरी है कि उनका संविधान उस जम्मू कश्मीर में कहां था जब पिछले 60 साल से जो वाल्मीकि समाज थे, आदिवासी समाज थे, ट्राइब के लोग थे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, वो समाज कहां था जो ओबीसी का कोई वहां रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन नैरेटिव है कि पूरे देश में वो घूम घूम के बता रहे थे कि हम आरक्षण के जो खिलाफ, ये खत्म होने के खिलाफ में हमारा ये अभियान है, वो जाति गणना के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो कश्मीर पहुंचते हैं राहुल गांधी, उनका वो संविधान, उनका वो आरक्षण, उनका वो लोकतंत्र, सब का सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ये परिवार का इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार रहेगा तभी दिल्ली में गांधी परिवार है। तो ये परिवार का जो संकट है उसके पेच में ये लोकतंत्र फंसा हुआ था, जो पहली बार लोगों ने महसूस किया है कि लोगों को एम्पावर मिला है, पीपुल्स गवर्नेंस का एक मॉडल जम्मू कश्मीर ने खड़ा किया है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का ये चुनाव जो है, इस बार का असेंबली चुनाव डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर होगा, जो देखेगा कि लोकतंत्र की जड़ें जम्मू कश्मीर में कितनी गहरी है। बिल्कुल, लोकतंत्र की जड़ें जम्मू कश्मीर में कितनी गहरी हैं, इस बात का परिचायक होगा इस बार का जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट सोहेल काजमी साहब, विनोद मिश्र जी, वरिष्ठ सलाहकार संपादक, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना है यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, और जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी सूची जारी की है, 44 नामों की सूची जारी की है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सोहेल काजमी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ हैं। सोहेल काजमी साहब, जिस प्रकार से अभी विनोद मिश्र जी को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक डर का माहौल वहाँ पर तैयार किया गया था कि ये तो भाई हो ही नहीं सकता, और डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कि एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसी संविधान को नहीं मानते, एक तरफ आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी को नहीं मानते हैं। तो उसको अब जनता समझ रही है, अब उन्हें असल में डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया है।
बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। देखिए 99% लोग जो हैं वो अमन पसंद हैं, आपसी रवादारी पे चलने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर आपसी रवादारी पे पूरी दुनिया में फेमस है, मेहमान नवाजी में है। लेकिन 1% जो लोग थे वो कामयाब हो जाते थे पिछले 4-5 डिकेड से, कहीं ना कहीं डर, दहशत और पाकिस्तान की वो डिक्टेशंस, पाकिस्तान का वो कैलेंडर, हड़ताल का कैलेंडर फैलाने में कामयाब हो जाते थे, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रोसेस जल्दी फैलता है और पॉजिटिविटी का मैसेज जो है उसको वक्त लगता है। लेकिन आपने देखा ये जीत जो है बुलेट से बैलेट तक की जो है, ये तभी मुमकिन है कि लोग कन्विंस हो गए हैं कि सवाए जमहूरियत के, सवाए भारत के, जम्मू कश्मीर का कोई भी ध्यान नहीं रख सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी डगर पे लेके जा सकती है। सिर्फ प्रोपोगेट करने में बाकी पार्टीज विफल हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल जो है बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है। जम्मू कश्मीर में आज जो 2 करोड़ टूरिज्म आप देख रही हैं, वो इंडिकेट करता है कि इसके साथ जो अलाइड सेक्टर्स हैं रोजगार के, वो कितने बढ़ेंगे और लोगों को इसका फायदा कितना होगा। जो इन्होंने, मुझे याद है 2019 में 5 बजे जब प्राइम मिनिस्टर ने विज कश्मीर एड्रेस टू नेशन किया, जो चीजें उन्होंने बोली, आज वो सब चीजें जो है जमीनी हकायक पे दिख रही हैं और बच्चे से बुजुर्ग तक कन्विंस है कि हम आगे बढ़ेंगे बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह, और हम प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अपनी फ्रूट इंडस्ट्री को इंप्रूव करने की बात करेंगे, अपनी क्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और ये जो कल का एक इंसिडेंट, कल का जो नोटिफिकेशन एक और आया है कि जमाते इस्लामिया को बैन कर दिया, जो सिर्फ रेडिकलाइज करते थे, गलत इंटरप्रिटेशन करते थे इस्लाम की, कुरान की, हदीस की। और ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है कि वो लोग लाइक माइंडेड आगे आए जो जम्मू कश्मीर का दर्द समझते हैं, ह्यूमन एंगल पे काम करते हैं, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इलेक्शंस में आगे आएंगे। और आप देखेंगी जो भी लोग जीतेंगे वो बिल्कुल ठोक बजा के असेंबलीज में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रहनुमाई करेंगे। जो लोगों का भला होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भला होगा और अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर का भला होगा और पूरे भारत का भला होगा। ये बात आपने बहुत सही कही। जो इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं उससे कहीं ना कहीं जो युवा है उसे नहीं पता और वो कहीं ना कहीं भड़क जाता है और वो दूसरे रास्ते पर चला जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस चीज को भी सामने लाया जाए और युवाओं को एक सही रास्ता दिखाया जाए। जी, मैं बिल्कुल वही कहता हूं। देखिए कोई भी रिलीजियस होली बुक जो है वो आपसी रवादारी को मजबूत करती है, इंसानियत का पाठ पढ़ाती है, कर्म पे बिलीव करती है और इस्लाम भी कर्म पे बिलीव करता है। ये देखिए, ये जो रेडिकलाइजेशन करने का एक जिम्मेदारी कुछ लोगों ने ठेकेदारी ली हुई थी पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप पे, और पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। जिस तसव्वुर से पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बना था, शियों को सड़कों पे मारा जा रहा है, मुहाजिरों को बसों में मारा जा रहा है, बच्चों को स्कूलों में हलाक किया जा रहा है। तो वो मॉडल जो है जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन फाइनली लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार बनी, जो लोगों की दिल की बात को, आवाज को सुन के उनको रिहेबिलिटेट करने में सफल हुई है। और मैं समझता हूं कि ये टेम्पो जो है पीस का, अमन का, ये बढ़ता रहेगा और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता रहेगा। इस इलेक्शन के बाद तो और मजबूती से आगे बढ़ेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता, सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद मिश्र जी, जिस प्रकार से सुहेल काज़मी साहब भी कह रहे हैं कि ये एक बदलती हुई तस्वीर है और ये बदलती हुई तस्वीर जो भाजपा की जो दृढ़ प्रतिज्ञा है उसकी परिचायक भी है। जिस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ जो चीज़ कही जाती थी कि ये संभव ही नहीं है, उसको संभव करके दिखाया है और आगे भी जनता जो है वो इस पर विश्वास करती हुई नजर आ रही है। विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्र जी, आपको आवाज आ रही है? तो चलिए सुहेल साहब से ये सवाल ले लेते हैं। सुहेल साहब, किस प्रकार से देखते हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, कहीं ना कहीं उसी की परिचायक है और उसी दिशा में अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे कश्मीर में बहुत कह सकते हैं कि बहुत आसमान हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट को आप देखें तो यहाँ बहुत से रूलर्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रूल किया है, और मैं समझता हूँ सूफी सेंट्स की जगह है कश्मीर में, जहाँ हर मंदिर, हर गिरजाघर, हर मस्जिद जो है वो अजानों से और दुआओं से उसकी शुरुआत होती है हर दिन की, और उसको मेंटेन करने में भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल है और लोगों का साथ है, सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूं कश्मीर एक उसका मॉडल बन के सामने आया है। और ये इलेक्शंस जो हैं, जब डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस मजबूत होती हैं, लोग खुल के वोट डालते हैं, वो एक पता चलता है कि सबका साथ सब। देखिए, जीतना किसने है, हारना किसने, ये तो बात की बात है, वो तो रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन लोगों का हाथ पकड़ के कुछ लोग तो ये कहते थे कि कुछ पार्टीज को सिर्फ कश्मीर की जमीन पसंद है, तो ये पहली बार लगा है कि 1,40,00,000 लोग जो हैं वो सर्वप्रिय हैं भारत के लिए, वो भारत के आईन के लिए, भारत के बाकी सामान्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी अमन अमान में रहें, सुखी से आगे चले और उनकी आने वाली जनरेशंस आराम का सांस लें। उसको मजबूत करने में ये सरकारें जो रही 10 साल, ये बड़ी मजबूती से काम किया, और जो जो कहा, चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे पे कहा, चाहे पार्लियामेंट में कहा, उसका जो दृश्य है वो आज आपको इन सड़कों पे दिख रहा है, जो फ्लैग्स हाथ में हैं, और वो लोग जो नहीं चाहते हैं उनको एक करारा जवाब है, और अक्रॉस एलओसी जो है वो एक करारा जवाब दिया है। और जो रीजनल पार्टीज ये कहती हैं पीएसए हटा देंगे, ये हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, वो मरकज का काम होता है। 77 ईयर्स में मैंने देखा है कि हर स्टेट का रख रखाव मरकज करती है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। हमारे बॉर्डर सक्षम रहे, हमारे लोग अच्छी तरह आराम से सोए, ये सारा इंडिबर जो है ये किसी भी रीजनल पार्टीज के डोमेन में नहीं आता है। तो अब तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं आएगा, और जब रहा इनके हाथ में यूनिफाइड कमांड, इन्होंने तबाही का मंजर यहाँ क्रिएट किया है और लोग परेशान रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से नौजवानों में एक डर का माहौल बना दिया गया था, पत्थरबाजी, ये वो, कहीं ना कहीं जो उनका अपना विकास था वो कहीं रुक जाता था और वो इन चीज़ों में उलझ के रह जाते थे, जबकि तमाम ये जो बड़े नेता हैं इनके बच्चे कभी स्टोन पेल्टिंग में नहीं पकड़े जाते थे। बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। सिर्फ गुमराह करना, कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन करके बच्चों को, बुजुर्गों को पैसे के बलबूते पे, ड्रग्स के बलबूते पे, इन चीजों को इन्वॉल्व करके लोगों को गुमराह करना, और अपने बच्चे लंदन में, पेरिस में और बाकी जगहों पे, कुछ ने तो शादियां ही पाकिस्तान में की हुई है, जो बड़े हार्डकोर टेररिस्टों के घरों में। तो जम्मू कश्मीर को सिर्फ गुमराह करने के लिए ये लोग सक्रिय रहते थे, और अक्रॉस एलओसी फंडिंग लेके हवाला के पैसों से अपने घरों को आबाद करते थे और पूरे कश्मीर को तबाह और बर्बाद करते थे। और हमारी अब 3rd जनरेशन है, एक इररिपेयरेबल लॉस कश्मीर ने भुगता है, एक जनरेशन हमने खो दी वहां, 1-1.5 लाख लोग जो वापस नहीं आएंगे। और मैं समझता हूँ आज हर बच्चा से बुजुर्ग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया से जुड़ा है, वो जब कंपेयर करता है पाकिस्तान को और इंडिया को और हमारे नीतियों को, तो वो हिंदुस्तान की उन नीतियों को मोहर लगाता है, हिंदुस्तान की उन चीजों को मोहर लगाता है जो हिंदुस्तान को आगे लेने में बहुत कारगर हैं, और हम सब आगे बढ़े इस स्लोगन के साथ वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोहेल साहब, जिस प्रकार से ये जो लिस्ट आई है, आप इसमें देखिए किस प्रकार से ज़मीन से जुड़े लोग हैं, तमाम लोग हैं। अब ये इस बात की भी परिचायक है कि अब कुछ परिवारों का कब्जा नहीं रहेगा, कुछ परिवार के ही लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अब आम जन चुनाव लड़ेगा और उसमें से उनका प्रतिनिधि निकलकर आगे आएगा। बहुत अच्छी लिस्ट है। देखिए, इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है हर पॉलिटिकल पार्टी में। अभी हम अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं तो हम एक शक्ल देख देख के बोर भी हो जाते हैं, लेकिन आपने जैसे इस सूची की बात की है तो लोग भी चाहते थे कुछ ट्रेडिशनल फेसेस हटे और कुछ नए चेहरे जो है इंट्रोड्यूस हों, जो उनकी रहनुमाई अच्छी तरह कर सकते हैं। और जब भी आप रिजल्ट देखेंगी 4 अक्टूबर 2024 को, तो आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल नैरेटिव जो है एक नए डाइनिंग टेबल से, नई रेसिपीज से, नए वेटर से, नए कुक्स के साथ शुरू होगा, which will be good for the people of Jammu and Kashmir, which will rehabilitate the people of Jammu and Kashmir and overall the strength of India। वो जो जागता हुआ भारत है वो आपको कश्मीर के 4 अक्टूबर के रिजल्ट से दिखेगा, और एक टोटल पॉलिटिकल नैरेटिव जो है जम्मू कश्मीर का बदल जाएगा, और लोगों का विश्वास बढ़ने में बहुत मजबूती आएगी, और लोग अपने उम्मीदवारों के साथ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आगे बढ़ाने में बहुत मजबूती से काम करेंगे।
ये एक कहावत भी है कि जाके पाँव ना फटी बेवाई बा का जाने पीर पर आई, और ये इस बात पर भी सही सेट होती है कि जब जो लोग ज़मीन से उठ के आते हैं, जो लोग आम जन के बीच में काम कर रहे होते हैं, वो जब ऊपर पहुंचते हैं, वो जब विधानसभा में पहुंचते हैं, तो वो उनके मुद्दों को सही तरीके से उठा सकते हैं, क्योंकि वो उन मुद्दों को महसूस करते हैं, फील करते हैं। अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग्स जब कहीं भी किसी भी पोजीशन पे आते हैं तो वो ह्यूमन दर्द रखते हैं, इंसानियत का दर्द रख के काम करते हैं, और भगवान भी उनसे बहुत से काम करवाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बढ़ जाती है। और इस इलेक्शन में तो जब पोलिंग परसेंटेज 70-75% जाएगी मैम, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ट्रांसपेरेंसी हर उम्मीदवार की बढ़ जाएगी, और उनका काम करने की क्षमता और दुआओं का उनको ब्लेसिंग्स भी होंगी। वो अच्छी तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रहनुमाई करेंगे, और लोगों के जो अधूरे सपने हैं बहुत देर से, वो पूरे होने में वो जरूर अपना काम करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह का दोनों साइड से वोटर्स का भी और जो जीतेंगे उनका भी जो एक टेम्पो है, वो आपको इलेक्शंस के बाद दिखेगा कि जम्मू कश्मीर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ फेल हो जाती थी, वापस चली जाती थी, वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक करप्शन फ्री सरकार आएगी और अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर को चलाएगी। बिल्कुल, सितारों के आगे जहां और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम सोच और नजरिया ये हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मंगल कमल नामक प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, और इस मौके पर भाजपा के राज्य प्रभारी सतीश पूनिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बदोली मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।